होंगे कि विभाग क्या कर रहा है, वही जो आमतौर पर करता है, नोटिस भेज रहा है, जवाब का इंतजार कर रहा है। ये दो रश्मि हैं, एक के पति हैं दीपेंद्र सोनी, दूसरे की विजय सोनी। दमोह की इन जुड़वा बहनों ने ऐसा शिक्षा तंत्र रचा कि कालिदास भी चौंक जाएं। एक ही नाम, एक ही अंक सूची, दो सरकारी नौकरियां। जैसे लोकतंत्र में एक चेहरा कई दलों में पाया जाता है, वैसे ही रश्मि नामक ये प्राणी दो शरीरों में बंटकर दो स्कूलों में ज्ञान का प्रकाश फैलाती रहीं। 18-18 साल तक दोनों बहनें बच्चों को सच्चाई और ईमानदारी का पाठ पढ़ाती रहीं और खुद 80-80 लाख रुपए की फर्जी कमाई का होमवर्क करती रहीं। जब पकड़ी गई तो एक बहन ऐसे गायब हुई जैसे सरकारी वादे, और दूसरी ऐसी चुप की नोटिस भी खुद से पूछ रहा है, क्या मैं अदृश्य हूँ? ये कहानी नहीं, लोकतंत्र के दस्तावेज पर टिकी जुड़वा कलाकारी है, जिसमें शिक्षा का अर्थ ही बदल गया। एक डिग्री से दो जिंदगियां। नौकरी करती रहीं, लेकिन दोनों ने जब एक ही स्कूल में पोस्टिंग की अर्जी लगाई तो सिस्टम चौकन्ना हो गया। रश्मि सोनी का प्रश्न है, इसके अंतर्गत यह प्रकरण पूरा का पूरा ज्वाइंट डायरेक्टर सागर स्तर पर प्रचलन में है। फिर भी जो जानकारी प्राप्त हुई है, उस जानकारी के अनुसार एक ही अंक सूचियों को लेकर दो बहनों ने शासकीय सेवाएं प्राप्त की थी। उन दोनों की ही जानकारी प्राप्त होने पर संबंधित एक शिक्षिका द्वारा विद्यालय छोड़ दिया गया है, जबकि दूसरी शिक्षिका के द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया है। दोनों के विरुद्ध कार्रवाइयां पुलिस, संबंधित छात्राओं ने एक डुप्लीकेट अंक सूची बना ली थी। एक छात्रा के द्वारा ओरिजिनल अंक सूची का उपयोग किया जाता था, जबकि दूसरी छात्रा के द्वारा डुप्लीकेट अंक सूची का प्रयोग किया जाता था। तो दोनों की ही वेरिफिकेशन के समय उन लोगों ने अलग अलग अंक सूचियां प्रस्तुत की, जिसके कारण संबंधित सत्यापन अधिकारियों को उसका संदेह नहीं। वैसे दोनों बहनें अकेली नहीं हैं, एक देवरानी जेठानी भी इस लिस्ट में है। अकेले दमोह में कुल 19 शिक्षक संदिग्ध मिले हैं, 3 बर्खास्त हुए, 16 अब भी पढ़ा रहे हैं। 22 करोड़ 93 लाख रुपए का वेतन अब तक इन लोगों ने लिया है। ऐसे भी मामले हैं जहां शिक्षक ने खुद को नहीं, अपने पिता को 2 बार मरवा दिया। अगर सरकारी काम में रचनात्मकता का पुरस्कार होता तो इनको पद्मश्री मिल जाता। शिकायतें भोपाल से जबलपुर और दमोह तक घूमी, हाईकोर्ट तक पहुंची, आदेश भी आया सब दोषियों पर कार्रवाई हो, लेकिन विभाग अब भी सोच रहा है, देखते हैं, पहले तो जवाब आने दो, नहीं तो एक और नोटिस भेज देंगे। दमोह से आजम खान के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी। करीगुट्टा की पहाड़ियों पर 360 से ज्यादा घंटों से ऑपरेशन संकल्प जारी है और इस बीच अभियान के 14वें दिन सोमवार को सुरक्षा बलों की फिर से नक्सलियों से मुठभेड़ हुई। मौके से एक महिला नक्सली का शव बरामद किया गया। कई नक्सलियों के मारे जाने और घायल होने की भी खबर है। एमपी और महाराष्ट्र से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में भी अब सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। करीगुट्टा के पहाड़, जहां 360 घंटों से सुरक्षा बलों का ऑपरेशन संकल्प जारी है। सोमवार को पहाड़ों पर सुरक्षा बलों का फिर से नक्सलियों से सामना हुआ। दोनों तरफ से रुक रुक के गोलीबारी होती रही। इस दौरान मुठभेड़ में एक महिला नक्सली को ढेर कर दिया गया। महिला नक्सली के पास से हथियार भी बरामद किया गया है। 15 दिनों में अब तक कुल 4 नक्सलियों के शव और बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक 22 अप्रैल को सुरक्षा बलों ने करीगुट्टा की पहाड़ियों की तरफ कूच किया था। इस संयुक्त ऑपरेशन में डीआरजी, सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन, एसटीएफ और बस्तर फाइटर्स के हजारों जवान शामिल हैं। पहाड़ की खड़ी चढ़ाई पर ये जवान धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इस अभियान में अभी तक सैकड़ों नक्सली ठिकाने और बंकर नष्ट किए जा चुके हैं। इस अभियान में नक्सलियों के कई सीनियर लीडर्स के मारे जाने और गंभीर रूप से घायल होने की खबरें हैं। सोमवार को जिस स्थान पर मुठभेड़ हुई, वहां पर भी कई नक्सलियों के मारे जाने और घायल होने के संकेत मिले हैं। पंद्रह दिनों से जारी इस अभियान में अब तक करीब 7 से 8 बार सुरक्षा बलों और नक्सलियों की मुठभेड़ हुई। अब तक 11 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, जिसमें से 4 नक्सलियों के शव अब तक बरामद कर लिए गए हैं। मारी गई 3 नक्सली 8-8 लाख की इनामी हैं। इस ऑपरेशन में अब तक 200 से ज्यादा आईईडी रिकवर किए गए हैं। साथ ही नक्सलियों के कई ठिकाने और बंकर नष्ट किए गए हैं। आईईडी की चपेट में आने से 2 जवान घायल भी हुए हैं। इधर बीजापुर में जहां सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, तो दूसरी तरफ सुकमा में पुलिस ने 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आरोपी दोरनापाल जगरगुड़ा मार्ग में जबलू ब्रिज के पास आईईडी प्लांट करने की घटना में शामिल रहे। एक तरफ तेलंगाना बॉर्डर पर सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ
एमपी और महाराष्ट्र सीमा से सटे राजनांदगांव, खैरागढ़, मोहला, मानपुर और कवर्धा जिले में भी जिला पुलिस और आईटीबीपी की टीम संयुक्त सर्च ऑपरेशन चला रही है। राजनांदगांव रेंज में जो सभी जिले हैं उनके सभी स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पे जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट हुआ है और लगातार जो फोर्स निकली है बाहर और सीमावर्ती इलाके में गश्त की करवाई हुई है, इससे हमारे एरिया में नक्सलियों का मूवमेंट बहुत कम हो गया है। और जहाँ भी होता है वहाँ पे पार्टीज आती है और कोशिश करती है कि या तो इंगेज करें या सरेंडर करें। तो इस तरह से तो दबाव बना है, तो स्थिति काफी अच्छी स्थिति में है इस रेंज में। छत्तीसगढ़ में हर मोर्चे पर नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिससे बौखलाए नक्सली अब आम लोगों को भी निशाना बना रहे हैं। नक्सलियों ने मुखबिरी के शक में सुकमा के तारलागुड़ा पंचायत के उप सरपंच मुचाकी रामा की हत्या कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। पहलगाम हमले के बाद से सरकार और सेना एक्शन मोड में है और इस बीच देशव्यापी स्तर पर बुधवार को मॉक ड्रिल किया जाएगा। देश के कुल 244 जिलों में मॉक ड्रिल किया जाएगा। बुधवार को होने वाले मॉक ड्रिल के लिए एमपी के भी 5 शहरों को चुना गया है। इनमें इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और कटनी शहर शामिल हैं। इन शहरों में कल होमगार्ड, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस के जवान मॉक ड्रिल करेंगे। देश के 244 जिलों में बुधवार शाम डिफेंस ड्रिल होगी। इन 244 जिलों में मध्य प्रदेश के 5 और छत्तीसगढ़ का 1 जिला भी शामिल है। बुधवार शाम मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और कटनी में डिफेंस ड्रिल होगी, जबकि छत्तीसगढ़ में दुर्ग में ये ड्रिल होनी है। इसे लेकर भोपाल में सीएम हाउस में बड़े अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें सेना के अलग अलग विंग के अफसर, मुख्य सचिव, डीजीपी, पुलिस कमिश्नर समेत अन्य बड़े अधिकारी शामिल हुए। भोपाल में इस ड्रिल को लेकर खास तैयारी की जा रही है। भोपाल पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी ने बताया कि भोपाल में स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल समेत कई स्थानों पर ये ड्रिल होगी। अलग अलग स्थानों पर सायरन बजेंगे। लोगों को हवाई हमले जैसी स्थिति में अपनाए जाने वाले मूलभूत नियमों को लेकर जागरूक किया जाएगा। रात में भोपाल में ब्लैकआउट किया जाएगा। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस की टीमें इन ड्रिल्स में हिस्सा लेंगी। भी आकस्मिक कब होनी है? कल का दिन डिसाइडेड है मॉक ड्रिल को लेकर, किस तरीके से होगी, कितने शहर को कवर किया जाएगा और कौन कौन को शामिल किया जाने इसके बारे में आपको विस्तार से बाद में आपको साझा किया जाएगा। क्या एजुकेशन इंस्टीट्यूट और सर हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के साथ भी मीटिंग करेंगे? क्या है इसमें महत्वपूर्ण जो भी स्टेक होल्डर, जो भी घटक हैं, एक आम व्यक्ति जागरूक रहे, सजग रहे, सतर्क रहे, इस चीज को लेकर के जरूर एक अभियान चलाया जाए। ऐसी ही तैयारियां इंदौर में भी की जा रही है। डिफेंस ड्रिल इंदौर के साथ ही महू में ही होगी। होमगार्ड यहां नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा। इंदौर में सिविल डिफेंस के 700 वॉलंटियर्स रजिस्टर्ड हैं। ये वॉलंटियर्स भी डिफेंस ड्रिल में हिस्सा लेंगे। केंद्र सरकार के जो विस्तृत दिशा निर्देश हैं वो अभी राज्य शासन के द्वारा जारी किए जाएंगे, लेकिन जो प्रारंभिक तैयारी हमारी है वो हमारी तरफ से की जा रही है। खासतौर पर होमगार्ड इसमें एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा। लगभग हमारे 600 से 700 ऐसे वॉलंटियर्स हैं जो सिविल डिफेंस के लिए पहले से रजिस्टर्ड हैं, उनका हम लोग इसमें उनकी सहायता लेंगे। इसके साथ साथ जो शहर में सायरन की एक व्यवस्था होती है वो कहीं न कहीं पिछले वर्षों में जो बीएसएनएल के खासतौर पर होते थे वो डिसफंक्शनल हो गए हैं, तो उनका क्या विकल्प है उस पर भी हमारी टीम काम कर रही है, जो शाम तक इस चीज़ को वो कर लिया जाएगा, क्लियर कर लिया जाएगा। इस तरह की डिफेंस ड्रिल युद्ध के समय हवाई हमले से बचने के लिए की जाती है। इस ड्रिल में हवाई हमले की चेतावनी के लिए सायरन बजाए जाते हैं। नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर भेजा जाता है। छिपने के लिए बंकर या मजबूत इमारतों का इस्तेमाल, ब्लैकआउट किया जाता है। सभी लाइट बंद कर दी जाती है। चिकित्सा, अग्निशमन, आपातकालीन किट के इस्तेमाल का प्रशिक्षण। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद पहली बार इतने बड़े स्तर पर सिविल डिफेंस ड्रिल की जा रही है। ये ड्रिल राष्ट्रीय सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा के लिए की जा रही है, ताकि युद्ध जैसी आपात स्थिति से निपटने के लिए लोगों को तैयार किया जा सके। भोपाल से अजय शर्मा और इंदौर से तनुश्री देसाई की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले में इन दिनों किसान परेशान हैं क्योंकि खाद नहीं मिल रही है। प्रशासन का दावा है कि खाद की कोई किल्लत नहीं है, तो फिर सोसाइटी के बाहर सुबह 3 बजे से लाइन में लगे किसानों को खाद क्यों नहीं मिल पा रहा है, ये बड़ा सवाल।
बेमेतरा जिले के किसान इन दिनों खाद की किल्लत से परेशान हैं। सोसाइटी से खाद लेने के लिए किसान सुबह 3 बजे से लाइन में खड़े हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी इस बात की गारंटी नहीं है कि खाद मिल ही जाए। बेमेतरा जिला कृषि प्रधान जिला है। यहाँ पे लोग काश्तकारी यानी खेती महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब किसानों को अपने खेतों के लिए विभिन्न प्रकार के उर्वरक यानी खाद की आवश्यकता है, लेकिन जिले में डीएपी नहीं है। हालांकि जिला प्रशासन का दावा है कि उनके पास पर्याप्त डीएपी है, लेकिन वास्तव में जब सोसाइटी में जाएंगे तो वहां पर किसानों की लंबी लंबी लाइनें लगी है। बेमेतरा जिले के किसान लगातार सोसाइटी के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। जिले में खाद की जितनी मांग है, सोसाइटी के पास उतना भंडारण नहीं है, जिसकी वजह से किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि वितरण केंद्र पर मात्र 600 बोरी खाद भेजी गई थी, जबकि खाद के लिए लाइन में 1300 से ज्यादा किसान लगे थे। सोसाइटी में हमारा खातू और 5 बजे से लाइन लगे हैं, मगर खातू यहाँ मात्र 600 बोरी है कि इसे मगर पूरा किसान नहीं मिल पाई। जब बहुत परेशानी में चला थे, खातू नहीं आए बोला थे डीपी हमारा डीपी की खातू जरूरत है। अभी खातू नहीं आ पाया इसे बोलते डीपी, तो हमारा डीपी मिली तभी काम किसानी काम कर सका था। और 20-20 जीरो देते ओकर से कोई फायदा नहीं किसान लगा, ओकर से बहुत नुकसान है। कोई 1 रुपये का असर नहीं करा 20-20 जीरो। एक खातू भराए हैं सर डीएपी भर डीएपी आएगी के 500-600 बोरी भराए रही से कुछ किसान ल मिलिस कुछ ल नहीं मिलिस, बाकी फिर वापिस जात हन। अभी अब नहीं आवेगी कहा थे, अभी नहीं आवे खातू ऐसे की कहा थे, अब कब आई थे। अपन बहुत परेशान है, डीएपी मिलत नहीं है। किसान परेशान हैं क्योंकि खाद नहीं मिल रहा, लेकिन प्रशासन का कहना है कि खाद पर्याप्त मात्रा में है। जिले में खाद की कोई कमी नहीं आएगी। खाद वितरण प्रभारी का कहना है कि डीएपी की डिमांड भी भेजी गई है, जल्द ही नया स्टॉक आने पर किसानों को बांटा जाएगा। आज सुबह से किसान लोग यहाँ डीपी खाद के लिए आए थे, डीपी यूरिया राखड़ पोटास के लिए। डीपी 600 बोरी आया था, जिसके कारण डीपी अभी कम उपलब्ध है ना, तो उसी के कारण भीड़ लगा हुआ था। तो और बाकी लोगों को और डिमांड किए हैं, वहाँ जैसे खाद गोदाम से प्राप्त होगा किसानों को प्राप्त हो जाएगा। बेमेतरा जिले में खाद वितरण केंद्रों पर रात भर लाइन में लगने के बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। ये तस्वीरें प्रशासन के उन तमाम दावों को खारिज करने के लिए काफी हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जिले में खाद की कमी नहीं है, और अगर सच में कमी नहीं है तो वो खाद किसानों तक क्यों नहीं पहुँच रही, ये बड़ा सवाल है। अभी हमने कुछ दिन पूर्व लोलेसरा, उसके बाद अब ये हालात जो देख रहे हैं वो साजा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले बीजा सोसाइटी का है, जहां पर किसानों को लगभग 1300 किसानों को डीएपी की आवश्यकता है। महज 500 बोरी डीएपी दिया गया है, जिसके चलते किसान अब परेशान हो रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि समय रहते किसानों को डीएपी खाद मिल पाता है या यूं ही उन्हें कार्यालय और सोसाइटियों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। एनडीटीवी के लिए बेमेतरा से सुजीत शर्मा। मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं बोर्ड के नतीजे घोषित हो गए हैं। इस साल भी टॉपर्स में बेटियों का दबदबा रहा। 10वीं और 12वीं में स्टेट मेरिट लिस्ट में पहले पायदान पर बेटियों ने कब्जा जमाया। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया। 12वीं का रिजल्ट 74.48% रहा, जबकि 10वीं का रिजल्ट 76.22% रहा। इस साल जारी हुए कक्षा 10वीं के रिजल्ट ने 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैहर की प्रियल द्विवेदी ने मैथ साइंस में 500 में से 492 नंबर हासिल कर प्रदेश में टॉप किया। प्रियल कन्या शासकीय उमा स्कूल अमरपाटन की स्टूडेंट है। प्रियल का सपना है कि वो भविष्य में आईएएस बनकर देश की सेवा करे। रोज 6 घंटे रेगुलर और स्कूल रेगुलर आते थे और वही होमवर्क करते थे, वही कंसिस्टेंट रहते थे। श्रेय पूरा विद्यालय के शिक्षकों का जाता है और माता पिता का जाता है। और क्या आगे की क्या आपकी रणनीति, क्या बनना चाहेंगी आप? बनना आईएएस बनना चाहूंगी, सिविल सर्विसेज में जाना चाहूंगी। मैहर से ही लगा हुआ जिला है सतना, जहां के हर्ष पांडे ने प्रदेश स्तरीय मेरिट लिस्ट में दूसरा स्थान हासिल किया। हर्ष उत्कृष्ट विद्यालय वेंकट नंबर 1 में पढ़ते हैं। हर्ष ने 500 में से 490 अंक हासिल किए। सुबह 10 साढ़े 10 बजे के आसपास जानकारी मिली। काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं, एक सुकून मिल रहा है कि जो मेहनत करी थी साल भर उसका परिणाम आ चुका है और अच्छा लगता है। 12th में थोड़ी मेहनत की, डेली 7, 8, 9 घंटे की पढ़ाई कंसिस्टेंसी करी,
और उसके कारण अभी जेई में भी अच्छा रिजल्ट आया और ये बोर्ड्स में भी अच्छे तो रिजल्ट जेई में भी अच्छा है और जी, 12th जी। में भी अच्छा है। साल 2021 में कोविड के कारण सभी छात्रों को कक्षा उन्नत कर दिया गया था। इसीलिए साल 2021 को छोड़कर पिछले 7 सालों में आंकड़ों के लिहाज से इस साल 12वीं का रिजल्ट बेहतर रहा है। साल 2019 में 12वीं का रिजल्ट 72.37% रहा था। साल 2020 में 68.81%, साल 2021 में कोविड के कारण 100%, साल 2022 में 72.72%, साल 2023 में 55.26%, साल 2024 में 64.49% और साल 2025 में रिजल्ट 74.48% रहा। कक्षा 10वीं की बात करें तो 10वीं बोर्ड में मध्य प्रदेश के बच्चों ने इस साल इतिहास रच दिया। मध्य प्रदेश में 10वीं बोर्ड का रिजल्ट इस साल 76.22% रहा, जो पिछले 15 सालों में सबसे ज्यादा है। 10वीं में सिंगरौली की प्रज्ञा जायसवाल ने 500 में से 500 अंक प्राप्त कर प्रदेश में टॉप किया। प्रज्ञा के माता पिता दोनों ही सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं। प्रज्ञा निवास गांव के एक निजी स्कूल में पढ़ाई करती हैं। प्रज्ञा का सपना आईएएस बनने का है। मेहनत तो करनी पड़ती है, कंसिस्टेंसी के साथ अगर हम पढ़ेंगे तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है अगर हम मेहनत करेंगे और एक ही टारगेट, एक ही फ्लो पे चलते रहेंगे। अगर हमको क्या करना है अभी 10th के लिए कि अगर किसी की एक टीचर से पढ़ रहे हैं तो हमको पूरे साल उसी टीचर से पढ़ना है, अगर किसी बुक से पढ़ रहे हैं तो हमको पूरे साल उसी बुक से पढ़ना है। हमेशा भटकना नहीं है कि इधर से ले लिए फिर इधर से। अगर हम एक साथ एक लाइन पे बने रहेंगे तो अपने लक्ष्य को जरूर हासिल कर पाएंगे। मऊगंज के आयुष द्विवेदी ने 500 में से 499 अंक लाकर स्टेट मेरिट लिस्ट में दूसरा स्थान हासिल किया। मऊगंज के निजी स्कूल में पढ़ने वाले आयुष के घर पर जश्न का माहौल है। रिश्तेदारों का जमावड़ा है। आयुष के माता पिता दोनों ही शिक्षक हैं। शिक्षक जो भी बताया करते थे, जो भी पढ़ाया करते थे, मैं उनको अच्छे से पढ़ता था और एग्ज़ाम से पहले जस्ट उन्हें रिवाइज किया करता था और ये मेहनत मैं हर दिन करता था। इसी वजह से मुझे ये सफलता मिली है। आंकड़ों के लिहाज से साल 2021 को छोड़कर 10वीं बोर्ड का रिजल्ट पिछले 15 सालों में सबसे बेहतर रहा है। पिछले कुछ सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2020 में 10वीं का रिजल्ट 62.84% रहा। साल 2021 में कोविड के कारण 100%, साल 2022 में 59.54%, साल 2023 में 63.29%, साल 2024 में 58.1% और साल 2025 में 76.22% रहा। 10वीं बोर्ड में सबसे अच्छा रिजल्ट नरसिंहपुर जिले का रहा। नरसिंहपुर में सरकारी स्कूल के 93.69% छात्र और प्राइवेट स्कूल के 90.74% छात्र पास हुए, जबकि जिलों की लिस्ट में दमोह सबसे फिसड्डी साबित हुआ। दमोह में सरकारी स्कूल के 52.08% छात्र और प्राइवेट स्कूल के 59.29% छात्र पास हुए। एनडीटीवी बोर्ड परीक्षा में पास हुए सभी छात्रों को शुभकामनाएं देता है। वहीं जिनके नतीजे उम्मीदों से कम आए तो ये हमें और मेहनत करने की सीख देता है और यही सीख कई बार हमें उस ऊंचाई पर पहुंचा देती है जिसकी पहले हम कल्पना भी नहीं कर रहे होते। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। अनूपपुर जिले के कोतमा थाना इलाके में एक गांव ऐसा है जो आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। यहां बैगा जनजाति के 150 से 200 लोग रहते हैं, लेकिन इन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। गांव में ना सड़क है, ना साफ पानी मिलता है, ना आंगनवाड़ी नियमित चलती है, ना स्वास्थ्य की जांच होती है। गांव के बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। रिपोर्ट देखिए। आजादी के अमृतकाल में आज भी लोग किस प्रकार अपनी जिंदगी को जीने के लिए मजबूर है, इसका जीता जागता उदाहरण अनूपपुर जिले के कोतमा से लगभग 20 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत पोड़ी है, जहां की ये गढ़ई टोला एक जगह है जहां पे यहाँ बैगा परिवार के लोग निवासरत हैं। यहाँ लगभग 150 से 200 की आबादी है, जहाँ के लोगों के लिए पेयजल की जो व्यवस्था है वह 2 कुएं हैं, जो कुओं में भी पानी शुद्ध नहीं है। लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं।
रहने के लिए इन्हें कुछ आवास स्वीकृत हुए हैं, लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या के बीच कुछ गिनती के 4 से 5 आवास पास होना कहां तक यह न्याय संगत है, यह तो सिर्फ जिम्मेदार ही बता सकेंगे। हम आपको दिखा दें कि किस प्रकार से लोग झोपड़ी बनाकर अपने जीवन यापन करने के लिए मजबूर है। यहाँ आप देखेंगे इस गांव का नाम गढ़ई टोला इसलिए रखा गया है कि चारों ओर यहाँ पे पहाड़ी है और पहाड़ियों के बीच यहाँ पे घर निवासरत है। देख सकते हैं मेरे दाईं ओर एक घर है जो वीराना सा दिख रहा है, जहां आज के डेट में ये बैगा परिवार यहाँ रह रहा है। ऐसे ही एक बगल में भी एक आवास है, वहां भी लोग रह रहे हैं। यहाँ मुख्यतः पेयजल की व्यवस्था के साथ साथ सड़क का नामो निशान नहीं है। लोग पगडंडी वाले रास्तों से चलकर इस गांव में आते हैं और इस गांव में बरसात के समय चलना मुश्किल हो जाता है और लोग गांव से बाहर नहीं निकल पाते हैं। सड़क ना होने की वजह से यहाँ इस जो बैगा समुदाय के लोग हैं उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, आंगनवाड़ी का लाभ नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण प्राथमिक सुविधाओं और शिक्षा से अभी कोसों दूर है। देखना होगा हमारी खबर के बाद इस ग्राम पंचायत के इस गढ़ई टोला में क्या बदलाव आता है, सरकार क्या पहल करती है और किस प्रकार से इन्हें योजनाओं का लाभ मिलता है। एनडीटीवी से आशीष सेन, अनूपपुर। बहुत तकलीफ है पानी पिए लाने। हाँ, कहाँ पीते हैं? नदिया से पियत रहे। और सड़क की क्या व्यवस्था है? बहुत कांदो कीचड़ है। कांदो कीचड़ है? हाँ, चौमास माहे। अच्छा, जब कोई बीमार पड़ता है तो कैसे फिर लेके जाते हैं हॉस्पिटल? कहाँ जाते हैं, जल्दी वाला उठन किया हुआ भाई सूजी दवाई करा तो गाड़ी ना मोटर जाए तो कहीं के हम ले जाइए। तो डॉक्टर आते हैं यहाँ? बुलाओ ठंडा थी ना, नहीं बुलावन तो नहीं आवन। कितना पैसा लेते हैं? बहुत तकलीफ होते, बहुत पैसा लेते। अरे पानी पिए के तो बहुत गंदगी पानी कुआं बने है पर लेकिन गंदगी पानी मिल रहा है। कितने परिवार आप लोगों के यहाँ हैं? 14 परिवार मुखे पड़ रहे हैं। और पानी पीने की क्या सुविधा है यहाँ? सुविधा तो कुछ नहीं है, बस कुआं है बस। 14 परिवार के बीच कितने कुएं? 2। तो दोनों कुएं की क्या कंडीशन है? बस गंदा पानी है दोनों कुआं। बीमार पड़ते हैं तो क्या करते हैं? वही हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाते हैं? हाँ जी। हॉस्पिटल कितने दूर है यहाँ से? यहाँ से अब भाई 2 किलो का कहीं ना अभी तो मैंने जान पाई। अच्छा, स्वास्थ्य विभाग की टीम कभी यहाँ आती है सर? आती है। हाँ। क्या चेकअप वेकअप होता है? जी। गोली दवाई दी जाती है? दी जाती है। बुरहानपुर जिले के केले की मिठास न केवल देश में बल्कि रूस में भी लोगों को खूब पसंद आती है। बुरहानपुर के मसाले जहां रूस में बड़ी मात्रा में इस्तेमाल होते हैं, तो वहीं अब बुरहानपुर में स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाई जा रही अगरबत्ती की खुशबू रूस के घरों में महकेगी। बुरहानपुर की महिला स्व सहायता समूह का रूस से अगरबत्ती का बड़ा ऑर्डर मिला है और इस काम के मिलने के बाद स्व सहायता समूह की महिलाएं काफी गदगद हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर बनाना उन्होंने निर्धारित किया है और इस काम के लिए नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश की जो स्व सहायता महिलाएं हैं उन्हें लखपति दीदी बनाने का ऐलान किया है। इसी ऐलान के तहत बुरहानपुर ज़िले का एक छोटा सा गांव है अड़गांव, वहां की स्व सहायता समूह की महिलाओं को एक अवसर मिला है। उन महिलाओं को ये अवसर मिला है कि उनके हाथ की जो बनी हुई अगरबत्तियां हैं इसकी खुशबू रूस में फैलेंगी। देखिए कितनी खुश है ये महिलाएं, ये अगरबत्ती बनाने का काम कर रही हैं और बहुत यानी अपनी संस्कृति को विदेश 7 समंदर पार पहुंचाने के लिए कितने चेहरे पे इन पे खुशी है, बहुत खुशी है। और अब हम इनके अध्यक्ष से हम बात करते हैं। बताइए कि पहले आपके समूह का नाम क्या है, कहाँ से किस चीज़ का ऑर्डर आपको मिला है? मेरे समूह का नाम सर मारेणुका है। हमें रूस से ये ऑर्डर मिला है जो अगरबत्ती बनाने का है। कितनी खुशी हो रही है आपके हाथों की जो अगरबत्ती बन के इसकी खुशबू रूस में फैलेगी? बहुत खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकती इतनी खुशी हो रही है, क्योंकि हमें ये प्रधानमंत्री जी की वजह से ये सब रोजगार मिल रहा है ना, इससे मेरी बहनें भी बहुत खुश है और मैं भी बहुत खुश हूँ। इसका पूरा श्रेय किसे देना चाहेंगे? प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को, जिनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। कब तक पहुँच रही है आपके हाथ की बनी हुई अगरबत्ती रूस में? फिलहाल 8-15 दिन 20 दिन तो लगेंगे भैया। बताइए क्या कहना है आपको, क्या है आपके समूह का नाम और
क्या बना रहे हैं आप लोग? मेरा नाम जीजाबाई विश्वास सूर्यवंशी, मेरा समूह का नाम योगेश्वरी। और जो हम ये उद्योग कर रहे हैं तो ये हमें प्रेरणा नरेंद्र मोदी जी ने दी है। तो ये नरेंद्र मोदी जी सब दीदियों को लखपति दीदियाँ बनाना चाहते हैं, इससे हम बहुत खुशी हो रही है। और हमें जो ये माल आया है रूट से, तो ये हमारे हाथ की बनी हुई अगरबत्ती ये रसिया जाने वाली, विदेश जाने वाली है, इसलिए हम बहुत खुशी है। उम्मीद करें कि रूस के बाद दूसरे देशों से भी आपको ऑर्डर मिलेगा? हमें बड़े से बड़े ऑर्डर मिलने चाहिए सर। दीदी बताइए, पहले आप क्या करते थे और अभी क्या कर रहे हैं आप? हमसे पहले हम खेतीबाड़ी का काम करते थे और अब धूप का समय चल रहा है तो सब घर पे ही है। और अब अगरबत्ती का जो ऑर्डर आया है वो बनाने जो ऑर्डर देने की तैयारी कर चल रहे हैं। कितनी खुशी हो रही है कि आपके हाथ की बनी हुई अगरबत्ती रूस के किसी घर में महकेगी? सर जो आता आप बोल ही रहे हैं, तो धूप का समय चल रहा है, धूप का समय, छुट्टियों का समय, जो छोटे बच्चे मामा के घर जाते हैं कि हम मामा के घर जाएंगे, वैसे हमें खुशी हो रही है कि हमारी अगरबत्ती विदेश जाएगी। किसे श्रेय देना चाहेंगे, आपको ये सब काम मिल रहा है? माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को। तो देखिए, ये जो महिलाएं हैं वो भी खुश है और 8 दिन बाद इनके द्वारा जो बनाई हुई अगरबत्ती है वो रशिया के, रूस के घरों में महकेगी। और इन्हें अब उम्मीद है कि रूस ही नहीं, दूसरे देशों के ऑर्डर भी उन्हें मिलेंगे, ताकि ये महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी और अपने परिवार के लालन पालन में इनकी भी भागीदारी होगी। शारिक अख्तर, NDTV, बुरहानपुर। मेरा बच्चा जो है वो शुरू से ही मतलब 2019 से ये बाबाजी गृह उद्योग करके अगरबत्ती का काम करता था। और ये समूह के माध्यम से इन समूह वाली महिलाओं को जो ट्रेनिंग दी गई और वो अगरबत्ती में जब महिलाओं को ज़रूरत पड़ी तो मेरे बच्चे की जो मदद उनको मिली, मैं देख रहा हूँ रोज़ आकर अच्छी मेहनत कर रही है ये लेडीज़ लोग। और समूह के कारण उनको अच्छा रोज़गार का अवसर भी मिला है, अच्छी अगरबत्ती बनाती है सब लेडीज़ लोग। और इनको फ़िलहाल में रूस में जो आरती सोनी करके मैडम है उनकी तरफ से इनको ऑर्डर दिया गया है और सैंपल के तौर पे अभी यही अगरबत्ती बनवाना चालू है। मेरा बच्चा जो है वो शुरू से